नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो परीक्षाएं पूछी गई हैं उनको देख रहे हैं। करंट में भी कुछ क्वेश्चन स्टैटिक प्रकार के होते हैं और इससे सीख मिलेगी कि यूपी ट्रिपल एससी का ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। इससे पहले कि सभी वीडियो चैनल पर पढ़ें आप सभी लोग देख सकते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? बताइए किसकी गणना के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है? ये है हिम तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड। ये बर्फ में रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो हिम तेंदुआ की संख्या की गणना का पहला प्रोटोकॉल आरंभ किया था। ध्यातव्य है कि 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, इसका मतलब इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2019 को इंटेलिजेंस सूचना हेतु इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया? इंटेलिजेंस सूचना हेतु बताइए। ये था एमीसैट। एमीसैट का जो है इसरो प्रक्षेपण किया था। आगे बढ़ते हैं। एमीसैट एक भारतीय इंटेलिजेंस सूचना उपग्रह है। तो अब जो है ये जब तक रहेगा तब तक आपको ये चीज स्टैटिक रूप में काम करे कि एमीसैट एक इंटेलिजेंस सूचना उपग्रह है और इसरो इसको छोड़ा है PSLV C45 द्वारा। ये खुद पूछ लेता है कि किसके द्वारा छोड़ा गया। तो PSLV C45 के माध्यम से एमीसैट और अन्य 28 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। तो उसके साथ साथ तो एमीसैट का जो है प्रक्षेपण किया गया PSLV C45। ये पूछता है, इसको याद रखें, जिसे PSLV C45 है ये पूछ लेगा कि एमीसैट का प्रक्षेपण जो है किससे किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बन गया। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया? बताइए भाई। इससे पहले कुछ लोग कर चुके होंगे, जिसमें एक आपका दादा है अमेरिका। तो ये जो है भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले जो है कौन कौन से देश हैं? इससे पहले सबसे पहला रूस है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका, और तीसरे नंबर पर चाइना है, चीन। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका भारत आ गया। भारत 4th प्लेस पर आ गया। तो ये जो है भारत जो है लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला चौथा देश बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिशन शक्ति के अंतर्गत एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए-सैट से 3 मिनट में एक लाइव सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट पिछली की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बना। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ने यह क्षमता हासिल किया था। तो ऊपर ही सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए ये भारत ही अपनी क्षमता ग्रहण किया है, बनाया है। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण किया गया था। बताइए कहाँ से किया गया था? उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण
कहाँ से किया गया? ये किया गया था फ्रेंच गुयाना के कोरू से। ये जो है भारत में नहीं पड़ता कोरू, ये फ्रेंच गुयाना दक्षिणी अमेरिका कंट्री है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और ये कब किया था जानते हैं? ये 1999 में किया था। आप कहेंगे कि नहीं पूछेगा, देखिए उपग्रह इनसैट 2E का प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना कोरी से किया गया था, ठीक है ना। तो 1999 में किया गया था। तो ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, खिलौना नहीं कि एक दिन में बनाए, इसको बनाने में खून पसीने और बहुत मेहनत लगती है, और ये उपलब्धियों को वर्षों याद किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए यूपी ट्रिपल एस द्वारा होम्योपैथी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। इनसैट 2E इसरो द्वारा निर्मित इनसैट 2 श्रृंखला के उपग्रहों में अंतिम दूरसंचार, टेलीविजन प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह है। इसका प्रमोशन 3 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना के कोरू से किया गया था। तो देख रहे हैं ना, 3 अप्रैल 1999 को किया गया इसका इनसैट 2E। और आपसे 2018 में प्रश्न पूछा है। ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें इनके बारे में पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 2019 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी, बताइए। तो 2019 में पूछा है, तो 2019 में थी 11वीं, और 2020 में क्या है बताइए। 2020 में 9th है, 9वां स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग पूछा है। तो 2019 में 11वीं, 2020 में कितनी है, 9वीं। तो सुधार हुआ है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, ये तो इसी तरह से पूछ लेगा। और 19, 20, 21 इस तरह से आसपास के याद रखिए। हो सके कि अभी जब होए, अभी 21 की लिस्ट ना आई हो, इसलिए ऐसा है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 19 में 11 और 20 में 9। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 19 में भारत की रैंकिंग 11वीं, और जबकि 2020 में इतने अंकों के साथ कितने अंक पर है, 9वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए फटाफट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए फटाफट। वर्ष 2019 में चाय की किस कंपनी ने भारत में अभी तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है, बताइए। किस कंपनी ने भारत की अब तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है, बताइए। ये जो है टी बॉक्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। और ये देखिए 19 में पूछा है, तो 19-20 में बहुत अंतर नहीं, आपसे पूछा जा सकता है। 19 में इंडियन टी स्पेशलिस्ट कंपनी टी बॉक्स ने भारत में अभी तक की सबसे महंगी चाय लगभग कितना, 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की पेशकश की थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपया किलो पर केजी, 2 लाख रुपया पर केजी चाय की पेशकश की है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है, बताइए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान था 52वां, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत 52वें स्थान पर था। 2020 में कितना हो गए, 48वां स्थान प्राप्त हुआ। स्विट्जरलैंड को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान तथा यमन को अंतिम स्थान। तो यमन हो गया अंतिम स्थान, और स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त है 2020 में। और इसमें भारत को 48वां, तो सुधार हुआ है। भारत कहाँ से पहुँच गया, 52 से 48 पर पहुँच गया, इसको याद रखिए। और खास तौर से पहले भारत को याद रखिए, और पहला और अंतिम भी याद रखना चाहिए। पहले 3 याद रखना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो हो गया, पहले पर स्विट्जरलैंड,
दूसरे पर नहीं, और अंतिम में कौन है, यमन हो गया, और भारत का क्या स्थान है, 48वां है। चलिए तो इसलिए देखिए कि ये सब चीज़ पूछता है, ये सब इंडेक्स जो है। भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया, बताइए। तो ये जो है इंदौर है। इंदौर इस समय बहुत इन सब चीज़ों में आगे चल रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त हुआ इंदौर को। प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः इंदौर, अंबिकापुर और मैसूर 2019 का। अब यहाँ पर 2020 का देख लीजिए। 2020 ने 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर को प्रथम स्थान। तो 2019 में भी इंदौर प्रथम स्थान पर है, 2020 में भी इंदौर प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। इसको चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत विश्व बैंक के व्यापार करने में आसानी की श्रेणी में स्थान पर था। भारत विश्व बैंक के व्यापार करने में आसानी की श्रेणी में किस स्थान पर था, ये आपसे पूछा है। तो भारत जो है इसमें जो है 77 नंबर स्थान पर था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व बैंक के व्यापार सुगमता सूचकांक 2018 में भारत जो है 77वीं पर आ गया है। भारत की रैंकिंग में 23 पायदान का सुधार हुआ है। लगातार दूसरे वर्ष अर्थव्यवस्था के मामले में टॉप 10 सुधारक देशों में शामिल हुआ। दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार सुगमता के मामले में भारत सबसे आगे है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 2019 के इस सूचकांक में भारत ने 14 स्थान के सुधार के साथ कितने स्थान पर, 63वां आ गया। 77 से 63वां। सूचकांक में शीर्ष 3 देश हैं, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और हांगकांग। तो 19 में 63वां स्थान है व्यापार सुगमता सूचकांक, और ये विश्व बैंक जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल भी 14 स्थान का 2019 में सुधार किया था। जनवरी 2019 में रक्षा अधिग्रहण परिषद नौसेना के लिए 6 बड़ी पनडुब्बियों तथा सेना के लिए 500 एंटी टैंक मिसाइल के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बताइए। तो यहाँ पर छोड़ा है, जगह छोड़ा है, कौन सा टैंक। तो ये जो है मिलन 2T नामक टैंक जो है 500 एंटी टैंक मिलन 2T मिसाइल के निर्माण के लिए इतने करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपए लाख से 6 जो है पनडुब्बियां बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी तथा सेना के लिए 5,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलन 2T हासिल करने के लिए मंजूरी दी है। तो याद रखिए मिलन 2T, और ये क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2018 में किस देश ने शून्य सहनशीलता सीमा प्रवर्तन कार्यक्रम लागू करके लगभग 3,000 बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया था। ये न्यूज चर्चा में थी। ये था भैया अमेरिका, ठीक है ना। जीरो टॉलरेंस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने अपनी सीमा को बाह्य प्रवेश से बचाने हेतु वर्ष 2018 में शून्य सहनशीलता सीमा प्रवर्तन कार्यक्रम लागू करके लगभग 3,000 बच्चों को उनके परिवारों से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। ये खबर उस समय बहुत चर्चा में थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में समाचारों में किन कारणों से था, उस समय की बात है, बताइए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी।
संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ दिया था, ठीक है ना। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ज़्यादा चर्चा में था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद को छोड़ दिया, इसी कारण से चर्चा में था। बाकी सब जो है कश्मीर मुद्दा नहीं है और 20 वर्षों से मुद्दा नहीं है। सम्मिलित होने का निर्णय भारत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून 2018 संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद छोड़ दी। जिसने बनाया वही सब छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने मीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगी, बताइए। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, ठीक है ना। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली और आगरा के बीच चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से आपराधिक कानून हरियाणा सन 2018 विधेयक पारित किया जो साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है। किस उम्र से? तो 12 वर्ष से। 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर आप दुष्कर्म के शिकार पाए जाते हैं तो आपको मौत की सजा का प्रावधान किया है हरियाणा सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित किया गया विधेयक आपराधिक कानून हरियाणा संसद 2018 के अंतर्गत 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए गए अभियुक्तों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद हरियाणा राज्य तीसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद हरियाणा जो है तीसरा राज्य बन गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2018 में भारत सरकार ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी है। इस पहल का उद्देश्य क्या था? 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी है, इस पहल का उद्देश्य क्या था, बताइए। तो इसमें यह था कि वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, एक निश्चित मूल्य पर यूरिया किसानों को मिलती रहे। इसका मतलब यही है कि भैया मान ली सब्सिडी हटा देगी तो महंगी हो जाएगी और फिर सब कालाबाजारी सब शुरू हो जाए। तो वही है कि वैधानिक जो है एक कितना फिक्स है कि इतने पर बेचेंगे आप। भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी वर्ष 2020 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की थी। इसके साथ साथ सरकार ने उर्वरक सब्सिडी डिसबर्समेंट भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्रियान्वयन को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति के अनुसार यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से किसानों को वैधानिक नियंत्रित कीमतों पर यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे बड़ा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, बताइए। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ये जो है प्रत्यूष है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो प्रत्यूष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था में अब तक का द्रुततम भारतीय सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया। इस सुपर कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष रखा गया है। यह अधिकतम 6.8 पेटाफ्लॉप्स तक की गणना करने में सक्षम है। 2020 में परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये जो था 2018 के हिसाब से था प्रत्यूष।
2020 में परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि को विश्व के 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। तो भारत का भी जो चल रहा है परम सिद्धि है। परम सिद्धि, इसको विश्व में 63वां स्थान प्राप्त है। और जापान का फुगाकू जो है सबसे तेज चलने वाला है वर्तमान में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 18 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र सर्वाधिक लाभदायक यूनिट है? सर्वाधिक लाभदायक यूनिट है, बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो इसमें जो है सर्वाधिक लाभदायक यूनिट जो है ओएनजीसी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 के दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी शीर्ष 3 लाभदायक उपक्रम रहे। तो पहला पर ओएनजीसी, दूसरा पर आईओसी, तीसरा पर एनटीपीसी। ये शीर्ष 3 लाभदायक उपक्रम हैं जो सरकार को लाभ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओएनजीसी, आईओसी, एनटीपीसी याद रखिए, आगे आपसे भी पूछा जा सकता है। फिर कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है, बताइए। कृषि उत्पाद बेचने के लिए, तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए भारत सरकार जो नाम दी है, एक ई रकम नामक पोर्टल लॉन्च की है। इस पर जो है किसान डायरेक्ट अपने उत्पाद को बेच सकते हैं बिना बिचौलियों के। भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक नया मंच शुरू किया गया जिसे ई रकम नाम दिया गया है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो राज्य द्वारा संचालित नीलामकर्ता की एक संयुक्त पहल है, एमएसटीसी और सीआरडब्ल्यूसी। ई रकम का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने में सहायता करना है। किसानों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने में सहायता करना है। ई रकम पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? देख रहे हैं ना, ये सब भी पूछ लेता है। एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? ये था 11वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटी किरनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सूचकांक 2018 जारी किया गया। इस सूचकांक में 25 देशी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका 6वीं बार इस सूचकांक में शीर्ष पर स्थान पर आया। इस सूचकांक में भारत को 11वां स्थान प्राप्त हुआ। एटी किरनी द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2019 में 25 देशों में भारत को कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा। तो एफडीआई विश्वास सूचकांक में भारत को जो है 2019 में 16वां स्थान है। ठीक है, और 2018 में कितना था? 11वां, 25 देशों में। ठीक है ना, 25 देशों में अमेरिका पहले स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों तथा समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सीओपी कनेक्ट।
ऑप्शन डी काप कनेक्ट। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के पेशेवर संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए काप कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप में नियमित मोबाइल मैसेजिंग ऐप के सभी फीचर हैं और यह चैटिंग, ग्रुप चैट्स, फाइल शेयरिंग, लोकेशन शेयरिंग के लिए सक्षम है। यह राज्य के 31 जिलों में 60,000 से अधिक पुलिस बलों को जोड़ने में मदद करेगा। 31 जिलों में 60,000 से अधिक पुलिस बलों को जोड़ने में मदद करेगा। तो यह है कि एक मैसेज करिए सबके पास पहुंच जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 के आंसर करिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? त्रिपुरा का राज्य फल किसको घोषित किया गया बताइए। ये भी चर्चा में था उस समय। तो ये घोषित किया गया है क्वीन अनानास को। क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है। अभी देखिए स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया। त्रिपुरा राज्य क्वीन अनानास का अच्छा उत्पादक है। त्रिपुरा से ही विभिन्न देशों में क्वीन अनानास का निर्यात होता है। ठीक है ना। त्रिपुरा से विभिन्न देशों में क्वीन अनानास का निर्यात होता है। ICAR रैंकिंग के अनुसार 16-17 में भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची में इनमें से कौन सा कृषि संस्थान शीर्ष पर रहा? ICAR रैंकिंग के अनुसार भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की सूचना में कौन सा शीर्ष स्थान पर आया है? तो बताइए कौन सा शीर्ष स्थान पर आया है? इसमें जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में जो है ये शीर्ष स्थान पर आया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये खूब पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये करनाल हरियाणा में शीर्ष स्थान पर आया था। यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर को निचला स्थान प्राप्त हुआ। यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज रायचूर को निचला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है बताइए। तो अमेजन आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट जानते हैं, इसी तरह से एक ईबे भी है, लेकिन AE.com नहीं है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे ये सब ई कॉमर्स कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेजन, ईबे, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी है। यही.com ई कॉमर्स कंपनी न होकर एक मूल्य निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल है। एक मूल्य निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नील बट्टा सन्नाटा है एक, बताइए। थोड़ा सा टेक्निकल टीम की है लेकिन मैं बता देता हूँ। ये लिखा है नील बट्टा सन्नाटा। नील बट्टा सन्नाटा है क्या है बताइए। नील बट्टा सन्नाटा एक फीचर फिल्म थी, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। GS के अंतर्गत सब आता है। नील बट्टे सन्नाटा अश्वनी अय्यर तिवारी द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण सामाजिक फिल्म है जो वर्ष 2015 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं स्वरा भास्कर, पंकज त्रिपाठी। ये सभी बहुत नामी एक्टर हैं। स्वरा भास्कर को आप जानते हैं, पंकज त्रिपाठी को भी जानते हैं, रत्ना पाठक, रिया शुक्ला आदि हैं। फिल्म की कहानी घरों में काम करने वाली एक गरीब महिला की है जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती है। नील बट्टे सन्नाटा, ठीक है ना। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं स्वरा भास्कर, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को जानते हैं आप लोग ना? अरे वही मिर्जापुर कालीन भैया वाला। रत्ना पाठक, रिया शुक्ला दिए। फिल्म की कहानी घरों में काम करने वाली गरीब महिला की है जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2016 में भारत की स्थिति। तो चलिए हम 2016 का आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इसको देखिए, इस सूचकांक में 2020 के संस्करण में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत कितने स्थान पर है? 142वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत जो है 142वें स्थान पर है और नॉर्वे पहले स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018 किस मूल्य से ऊपर के मामलों पर लागू होता है? बताइए। विजय माल्या वाली कहानी है ये, ठीक है ना। किस मूल्य से ऊपर के मामलों पर लागू होगा? तो 100 करोड़ से ऊपर का अगर कोई घोटाला करके भाग जाता है दूसरे देशों में, उसके ऊपर ये लागू हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। 1 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को रखने के लिए वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की थी। यह विधेयक लगभग 100 करोड़ रुपए के मूल्य के ऊपर के मामलों पर लागू होगा। यह विधेयक पारित हो गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद यह क्या बन गया? अधिनियम बन गया, ठीक है ना। कोई विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमति अर्थात सिग्नेचर होना जरूरी है, तभी विधेयक जो क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा, एक्ट बनेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जिसका उद्देश्य देश में भागने वाले अपराधी आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये जो राष्ट्रपति जी अध्यादेश किए थे उसको प्रतिस्थापित करेगा। तो राष्ट्रपति जी अप्रैल 2018 में किए थे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि अध्यादेश जो है तभी तक रह सकता है जब तक संसद उस पर कानून न बना दे। एक नियम है, आप पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यसभा ने अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अंतर संसदीय वार्ता को माने दो देशों की संसद के बीच में वार्ता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में किस देश के साथ समझौता किया? बताइए। तो ये किया था रवांडा के साथ। रवांडा जो है अफ्रीका का कंट्री है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एम वेंकैया नायडू ने अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ावा देने हेतु रवांडा गणराज्य के सीनेट के अध्यक्ष साथ समझौता हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। रवांडा गणराज्य के सीनेट के अध्यक्ष वर्नाड मकूजा। तो याद रखिए रवांडा के साथ हुआ है अंतर संसदीय वार्ता को बढ़ाने हेतु। वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता परित्यक्त बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए भारत में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसे कहा गया? बताइए। तो ये जो है रीयूनाइट, जो बच्चे जो है खो गए हैं या उनको छोड़ दिया गया है, उनको पता लगाने के लिए सुरेश प्रभु रीयूनाइट नामक ऐप लॉन्च किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने लापता परित्यक्त बच्चों का पता लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए रीयूनाइट नामक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया था। और आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बताइए। बिजनेस फ्रांस पर, तो ये जो है इन्वेस्ट इंडिया, भारत में निवेश को बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जुलाई 2018 में इन्वेस्ट इंडिया संस्था ने भारत और फ्रांस के स्टार्टअप के निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इन्वेस्ट इंडिया संस्था ने भारत और फ्रांस की स्टार्टअप निवेश सुविधा। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में इतने पायदान नौथान ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने पायदान किए? तो ये तुलनात्मक बताना है कि 17 से 18 में भारत जो कितने स्थान जो है आगे बढ़ा। तो बताइए, ये 3 स्थान आगे बढ़ा था। आगे चल लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 60वां, जबकि 2020 में 4 स्थान सुधार के 48वें है। तो 2020 में हमको देखना है, 2020 में 4 स्थान सुधार के साथ 48वां है। भारत पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 याद करिए कितने, 48वां, और 4 स्थान सुधार किया। इसका मतलब कि 2019 में कितने पर था? 52 पर था। 2019 में भारत जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 52 और 2020 में 48। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करिए फटाफट। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में संशोधन किया। किसको शामिल करने के लिए बताइए? तो ये सेल गैस को, आप नाम सुने होंगे सेल गैस, सेल गैस को पेट्रोलियम में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959 में संशोधन किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सेल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959 में क्या किया? संशोधन किया। आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। बताइए, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कौन से वर्ष के में संशोधन करता है? तो 1988 वाला में संशोधन करेगा। यहाँ पर 1988 वाला में संशोधन करेगा भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक जो है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2018, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक पीसीए 1988 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागमे के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये उस समय का बात है, इसको देख लीजिए। 8 समझौते पर रवांडा के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और इसको बहुत जल्द में देखने की जरूरत नहीं है। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। बताइए, कितने बैंकों को मर्ज करने के लिए? तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, और ये अच्छे से देख लीजिए, आपको जानकारी बहुत जरूरी है। 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में स्टेट बैंक निरसन सत्र पेश किया गया था, जिसे संसद ने इतने को पारित कर दिया था। इस विधेयक के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 सहायक बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला,
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का विलय किया गया। तो स्टेट बैंक के जो 5 सहायक बैंक थे उनका क्या कर दिया गया, उसमें मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक में। बीकानेर, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर, हैदराबाद। ठीक है, इसको याद रखिए, बीकानेर, मैसूर, पटियाला, त्रावणकोर और हैदराबाद। तो 5 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, देखिए नहीं दिया, इसीलिए इसका स्टार करके आंसर किया गया। चलिए आगे चलते हैं। रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरुवे रुवेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गाय उपहार में दिया? रुवेरू गांव के ग्रामीणों को तो नरेंद्र मोदी साहब जाकर वहां पर गायों को उपहार में दिए थे 200 गायों को, ताकि गरीब लोगों का भरण पोषण हो उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के तहत उन ग्रामवासियों को 200 गाय भेंट की जिनके पास अभी तक एक भी गाय नहीं थी। गाय भेंट करने का यह कार्यक्रम रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागमे की उपस्थिति में रवेरू आदर्श ग्राम में आयोजित किया गया। हाल ही में किस देश ने नए WU-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? ये नाम जो है चीन का लग रहा है और इसका आंसर चीन ही होगा, WU-14। चीन ने जून 2015 में WU-14 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी व्हीकल का चौथा सफल परीक्षण किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का एक चीनी प्रयोगात्मक हाइपरसोनिक मिसाइल का कोड नाम था जिसे अब DF-ZF कहा जाता है। DF-ZF कहा जाता है। इसका 7वां परीक्षण 2016 में किया गया था। तो ये जो है चीन द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न किस देश ने लॉन्च किया है? सोलर बी, बताइए। सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला है जापान। ये देखिए स्टैटिक प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट जापान द्वारा 2006 को प्रक्षेपित किया था। सोलर बी को हिनोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन 2016 में पूछा है, जबकि ये घटना है 2006 की। सोलर बी या इसको हिनोड भी कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2006 में जापान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई, बताइए कहां पर? तो देखिए 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है मुंबई में आयोजित की गई थी और ये 16 का है। चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन से लेटेस्ट वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2019 के मध्य लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में किया गया। इसकी थीम थी भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 के मध्य कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, जिसका मुख्य विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसी के साथ 9वें महिला विज्ञान कांग्रेस एवं किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंग के रूप में किया गया।
108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2022 के मध्य सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया जाएगा। तो ये जो है पूरा खाका है, ठीक ना। 21 में नहीं किया गया, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया, जिसका मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं। 107वां किया गया है 2020 में, कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है ना। 107वां 2020 में, और 108वां विज्ञान कांग्रेस द्वारा ये 22 में किया जाएगा। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया जाएगा। और देखिए 9वें महिला कांग्रेस का एवं किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंग के रूप में किया गया। 108वीं तो 7वें वाले का कहाँ हुआ है बताइए? 7वें वाला का बेंगलुरु कर्नाटक 2020 ये देख रहे हैं। तो आइए एक बार इसको पूरे को इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ से देखिए तो 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2020 का कहाँ पर? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, जिसका मुख्य विषय था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। याद रखिए सब पूछता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। इसी के साथ 9वें महिला विज्ञान कांग्रेस तथा किसान विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी 107वीं विज्ञान कांग्रेस के अंग के रूप में किया गया। 108वीं कहाँ होगी? 2022 में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में किया जाएगा, ठीक ना। जिसका मुख्य विषय क्या होगा? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए आगे चलते हैं। तो याद कर लीजिए 107, 108, ठीक है ना। 108 स्पेशली याद करिए, पुणे में होगा सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और इसका थीम क्या होगा? महिला सशक्तिकरण। फारका विद्रोही समूह किस देश से संबंधित है? फार्क विद्रोही समूह किस देश से संबंधित है? तो ये देखिए स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। FARC, फार्क विद्रोही समूह जो है कोलंबिया से संबंधित है। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। चलिए आगे चलते हैं। फार्क ये वहाँ की भाषा में है। डी विद्रोही समूह कोलंबिया से संबंधित। फार्क कोलंबिया का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा वामपंथी विद्रोहियों का समूह है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 2016 में कोलंबिया सरकार और फार्क विद्रोहियों के मध्य ऐतिहासिक शांति समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, ठीक है ना। 2016 में शांति समझौता हस्ताक्षर हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फार्क विद्रोही समूह जो है ये जो है कोलंबिया में है, काम करता है। भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की? ट्विटर सेवा योजना आरंभ किया है कौन सा राज्य बताइए? ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ट्विटर सेवा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके तहत राज्य में पुलिस विभाग द्वारा लोगों की शिकायतों का निवारण करने व समस्याओं के दक्षतापूर्ण व तात्कालिक प्रत्युत्तर के लिए 122 ट्विटर हैंडल शुरू किए गए हैं, ठीक ना।
उत्तर प्रदेश में 122 ट्विटर हैंडल पुलिस विभाग द्वारा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई, बताइए। भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो जीएसटी की पुष्टि सबसे पहले असम किया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि करने वाला देश का प्रथम राज्य असम है। असम विधानसभा ने देश का पहला राज्य, जीएसटी विधेयक पारित करने वाले देश का पहला राज्य तेलंगाना है। इस विधेयक की पुष्टि देखिए, मैंने पुष्टि वाला ये था कि मैंने कहने का मतलब कि केंद्र को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अलग अलग राज्यों से उसकी सहमति लेनी होती है एक मिनिमम मात्रा में। तो वही कह रहा है कि पुष्टि करने वाला तो था असम, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, असम विधानसभा ने इसको इतनी पुष्टि 12 अगस्त की जीएसटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना। पुष्टि असम भाई कर दी पुष्टि, और पारित कौन किया है? तेलंगाना। प्रथम। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। पोकेमैन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा, किससे संबंधित है? तो ये पोकेमैन गो क्या था, बताइए। पोकेमैन गो एक मोबाइल गेम था, ये बहुत चर्चा में रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोकेमैन गो अमेरिकी कंपनी नियांटिक द्वारा विकसित एक मोबाइल गेम है। इसे जुलाई 2016 में iOS और एंड्रॉयड मंच के लिए बाजार में उतारा गया था। ठीक है ना। पोकेमैन गो एक गेम थी जिसे 2016 में उतारा गया था मार्केट में। हाल ही के अफ्रीकी देशों के दौरा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ ड्रम नगाड़ा बजाया, बताइए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ये तंजानिया था। भारतीय प्रधानमंत्री तंजानिया के राष्ट्रपति इतने के साथ ड्रम नगाड़ा बजाया। इसके पहले वह अपने जापान दौरे में भी इस वाद्य यंत्र पर थाप दे चुके थे। जापान दौरे में भी इस वाद्य यंत्र पर थाप दे चुके हैं। पोटला पैलेस, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है, बताइए। तो 2016 में पूछा, अभी बताइए। ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोटला पैलेस जो एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो ये है दलाई लामा जी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोटला पैलेस 7वीं शताब्दी के बाद से, पोटला पैलेस 7वीं शताब्दी के बाद से दलाई लामा का शीतकालीन आवास है। यह महल तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बत के प्रशासन में अपनी केंद्रीय भूमिका का प्रतीक है। यह ल्हासा घाटी तिब्बत के केंद्र में लाल पर्वत पर स्थित है। सिक्किम में प्रसिद्ध, ये भी पूछा हुआ है, रुमटेक मठ भी, सिक्किम में प्रसिद्ध रुमटेक मठ भी स्थित है। वर्ष 1994 में पोटला पैलेस को विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। सिक्किम में जो है रुमटेक मठ भी स्थित है, ये पूछा गया कई बार। रुमटेक मठ जो है सिक्किम में है। वर्ष 1994 में पोटाला पैलेस को विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, बताइए। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, फटाफट आंसर करिए। तो अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प जीनिया है, जीनिया।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार जीनिया नामक पुष्प को पुष्पित किए जाने की घोषणा की। जीनिया सूरजमुखी की प्रजाति का पौधा है, ठीक ना। जीनिया, नासा यही ये सब खतरनाक काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार जीनिया नामक पुष्प को पुष्पित किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया आरंभ की है, बताइए। कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध, ये जो है नागालैंड सरकार, वो लोग कुत्ते को भी मार कर खा जाते हैं। नागालैंड सरकार ने प्रदेश में कुत्ते के मांस पर, तो दोस्तों नागालैंड सरकार ने प्रदेश में कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है ना। सीधे सीधे यही देखिए। और ये सब जो नगर पालिका के निदेशक को स्थानीय पत्र लिखकर, इस सब को कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्पेस और इंफ्राकान सुविधा की शुरुआत की है। स्पेस और इंफ्राकान, बताइए। स्पेस और इंफ्राकान सुविधा की शुरुआत की है, तो ये जो है सड़क परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्पेस और इंफ्राकान सुविधा की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त इनाम प्रो के अपडेटेड वर्जन की भी शुरुआत की गई। इनाम प्रो, इंफ्राकान और स्पेस, सड़क परिवहन मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी जोनल परिषद के 26वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। एसजेडसी, तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण जोनल परिषद एसजेडसी के 26वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो ये जो मोदी जी नहीं किए थे, राजनाथ सिंह किए थे। और दूसरा कह रहा है कि तो ये गलत हो जाएगा, तेलंगाना और पुदुचेरी भी दक्षिण जोनल परिषद के भाग हैं। तो ये दोनों भाग हैं। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एसजेडसी के 26वें सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, तथा तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दक्षिण जोनल परिषद में शामिल हैं। तो जितने भी दक्षिण के देख रहे हैं ना, जिसमें पुदुचेरी भी है, तो 1 2 3 4 5 6 राज्य जो है दक्षिण जोनल परिषद में शामिल है। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पूछ लेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि दक्षिण जोनल परिषद में कौन कौन से शामिल हैं। तो तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की है, बताइए। तो ये 2016 की बात बता रहे हैं। कितने स्मार्ट सिटी घोषित किए हैं, तो उस समय किए थे 100 स्मार्ट सिटी घोषित किए थे। ऑप्शन सी बी करेक्ट होगा। जो भी अपडेट होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा। भारत में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 100 स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की गई है कि प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से कम एक स्मार्ट सिटी प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 13 स्मार्ट सिटी प्राप्त हैं, जबकि तमिलनाडु 12 और महाराष्ट्र 10 का स्थान आता है।
तो 100 स्मार्ट सिटी में ये था कि कम से कम राज्य केंद्र शासित प्रदेश को एक स्मार्ट सिटी प्राप्त हो। और सर्वाधिक जो 13 स्मार्ट सिटी, ये खुद 13 संख्या पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश के परीक्षा में पूछा हुआ था कि स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश से कितने शहरों को शामिल किया गया है, तो 13। उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 13, 12, 10। भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है? बराक 8 पृथ्वी से आकाश में, बताइए। बराक 8 का इजराइल भारत का इस समय बहुत सहयोग कर रहा है, सदियों से रहा है। भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल इजराइल के सहयोग से विकसित किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बराक 8 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तथा भारत की डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। भारत के आधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका हालिया परीक्षण 19 को ओडिशा के तट पर आईएनएस चेन्नई से किया गया 2019 में। बराक 8 का तो जिस तरह से ब्रह्मोस जो है भारत और रूस से, उसी तरह से बराक जो है किसके सहयोग से? भारत और इजराइल। और सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। अवैध गैर कानूनी मुद्रा संग्रहण को नियंत्रण करने के लिए विशेष सैचेट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? अवैध या गैर कानूनी मुद्रा संग्रहण को नियंत्रण करने के लिए किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, बताइए। ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा गैर कानूनी संस्थाओं द्वारा जमा की गई राशियों के संग्रह को नियंत्रित करने हेतु सैचेट पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जमा राशि स्वीकार करने वाली संस्थाओं के विषय में सूचना प्राप्त कर सकता है तथा बेईमान संस्थाओं द्वारा गैर कानूनी तरीके से जमा राशि स्वीकार करने संबंधी सूचना को साझा कर सकता है। तो रघुराम राजन बहुत टैलेंटेड आदमी थे, अच्छा काम करते थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी, बताइए। दिल्ली मेट्रो को प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी ये प्राप्त हुई थी दक्षिण कोरिया से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। इस रेलगाड़ी का निर्माण रोटेम द्वारा चांगवान दक्षिण कोरिया में किया गया। रोटेम द्वारा चांगवान जगह का नाम है, दक्षिण कोरिया में किया गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ड्राइवर रहित मेट्रो। सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों से लगभग कितने बिलियन का निवेश करेगा, बताइए। ये जो है भारतीय इंटरप्राइजेज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये 2015 का, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे, बताइए। भैया मैगी जो खाते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने अभी हाल ही में प्रतिबंधित किया था, तो 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किए गए थे? अच्छा क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, तो मैगी कहाँ से जन्म ली थी इसको भी आप जान गए। मैगी ब्रांड को सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में 1860 के दशक में जूलियस मैगी द्वारा बनाया गया। वर्ष 1947 में नेस्ले ने मैगी ब्रांड का अधिग्रहण किया। नेस्ले इसमें मोनोसोडियम
ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और शीशे की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद वर्ष 2015 में इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया था, परंतु बाद में परीक्षणों के बाद इसे प्रतिबंधित मुक्त भी कर दिया गया। तो याद रखिए कि मैगी को जो बंद किया गया था, एक तो लेड के कारण और दूसरा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। याद रखिए, ये कभी भी पूछ लेगा आपसे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया के लिए सब्सिडी को एक नीति के माध्यम से विनियमित किया जाता है, जिसमें इसे किसानों को प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य से नीम कोटिंग के लिए अतिरिक्त 5% पर प्रदान किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है। तो 66 में जो है 53,700 किसानों को 53,700 प्रति टन, क्विंटल नहीं, क्विंटल में 100 होता है, और ये जो दिया है खुदरा मूल्य प्रदान किया जाता है, तो ये 1,000 kg का मूल्य इतना है। अर्थात ये लगभग जो है 500 के आसपास हो गया, 5,360 तो 530 के आसपास हो गया। इतना जो है आपको पर 100 kg। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में देश में 31 यूरिया इकाइयां हैं, जिसमें से 28 यूरिया इकाइयां प्राकृतिक गैस का उपयोग करती हैं और शेष 3 यूरिया इकाइयां नेफ्था को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करती हैं। ठीक है ना। यूरिया का MRP भारत सरकार द्वारा वैधानिक रूप से तय किया गया है, जिसमें किसानों को इतने रुपये प्रति टन के अधिकतम खुदरा मूल्य नीम कोटिंग के लिए 5% अतिरिक्त पर प्रदान किया जाता है। नीम कोटिंग जो हो गया तो 5% रेट उसका बढ़ा दिया गया। तो कुल 31 इकाइयाँ, जिसमें से 28 जो है प्राकृतिक गैस, घरेलू गैस, LNG या दोनों का उपयोग करते हैं, और 3 जो है नेफ्था को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकों के एक दल ने किया है? प्राचीन झील की उपस्थिति की खोज ग्रह पर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 के आंसर करिए। ये मंगल ग्रह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति की प्रमाण खोज को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह सूर्य क्रम के चौथे ग्रह है, आप ये सब जानते हैं, ठीक है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो क्रम से जो देखा जाए तो मंगल जो है चौथे स्थान पर आता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। BBIN प्रोटोकॉल के लिए पूर्व परीक्षण वर्तमान में चल रहा है। BBIN का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो ये तो है स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। BBIN का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है। तो BBIN का पूरा नाम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटोकॉल के लिए पूर्व परीक्षण वर्तमान में चल रहा है, इसका पूरा नाम बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल है। BBIN मोटर वाहन समझौता है। BBIN मोटर वाहन समझौता है। इन पर चारों देशों की बैठक को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक ना। BBIN जो है मोटर वाहन समझौता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 के आंसर करिए। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया, बताइए। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? तो ये जो है स्टैटिक क्वेश्चन हो जाएगा, भले 15 में पूछा हो, लेकिन आपसे कभी भी पूछा जाएगा। तो किसान चैनल जो है 26 मई 2015 को इसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। 26 मई 2015।
26 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने किसानों को समर्पित भारत का पहला टेलीविजन चैनल डीडी किसान का उद्घाटन किया। यह चैनल कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे नई कृषि तकनीकी के प्रसार, पानी के संरक्षण, जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी प्रदान करता है। तो डीडी किसान चैनल का डीडी किसान चैनल का 26 मई 2015 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 2015 को गणतंत्र दिवस की परेड की मुख्य विषय क्या था? तो ये भी पूछता है, ठीक है ना। मुख्य विषय क्या था तो बताइए। तो ये था महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। बराक ओबामा जी थे मुख्य अतिथि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा चेतावनी के बावजूद मानव अधिकारों की चर्चा करने के लिए अमेरिकी राज्य सचिव जॉन केरी ने 5 मध्य एशियाई राष्ट्र के नेताओं से मुलाकात की। यह बैठक कहाँ आयोजित हुई बताइए। तो यह बैठक जो है समरकंद। इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा चेतावनी, ठीक ना। इस्लामिक स्टेट समूह चेतावनी दिया और अमेरिका मान जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका को चेतावनी, वो तो सबका दादा है। चलिए, तो समरकंद में हुआ था। इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा चेतावनी के बावजूद मानव अधिकारों की चर्चा करने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन केरी ने 5 अन्य राष्ट्र नेताओं के साथ समरकंद में मुलाकात की थी। इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि शामिल थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस अब 3-4 क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई। अब बताइए इसको किस श्रेणी में रखेंगे। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, कब जारी की गई? 2002 में जारी की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की ही तर्ज पर भारत के संबंध में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2 योजना आयोग द्वारा जारी की गई। यूएनडीपी जो है, जो अपनी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, उस पर उसी के तर्ज पर पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 और 2 में जारी की गई। चलिए आगे चलते हैं। कि तर्ज पर, ठीक है ना। क्या कह रहा है? उत्सर्जन धोखाधड़ी स्कैंडल के लिए कौन सी मोटर कार कंपनी समाचारों में रही? उत्सर्जन धोखाधड़ी स्कैंडल के लिए कौन सी मोटर कार कंपनी समाचारों में रही थी? तो ये था वोल्क्सवैगन जो कंपनी है, ये चर्चा में रही। चलिए आगे चलते हैं। जर्मन कार कंपनी वोल्क्सवैगन संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर से संबंधित धोखाधड़ी स्कैंडल के लिए समाचार पत्रों में रही। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन स्तर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया? अब बताइए। सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया, तो ये जो है कौन सी भाषा थी? तमिल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरकार द्वारा सबसे पहले तमिल भाषा को एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया। तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उसके पश्चात संस्कृत 2005, तेलुगु, कन्नड़ दोनों 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये रहा। चलिए आगे चलते हैं। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसको देख लीजिए। आईएनएस कलवरी भारत में निर्मित एक
प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है, इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? बताइए। आईएनएस कलोरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी है, तो इसको बनाने में फ्रांस ने सहयोग किया है भारत का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आईएनएस कलोरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में भारत ने फ्रांस के साथ साझेदारी की है। फ्रांसीसी मूल की भारत में निर्मित की जा रही स्कॉर्पियन वर्ग की पहली पनडुब्बी है, जो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मझगांव डाक शिपयार्ड धरने इस पनडुब्बी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी। तो आईएनएस कलोरी जो है पहली और आईएनएस खंडेरी जो है दूसरी, ये सभी पनडुब्बियां हैं। तो ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आगे जो हम लोग देखेंगे भारत का पड़ोसी देश और ये सामान्य जागरूकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। चलिए, आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।